वाले प्लान वो अपलोड करवाया मतलब कि इतने डॉलर का खाता ये भी तुझे अपना देखना पड़ेगा कौन सा लगाना है, टाइप लगाना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो पुरजोश लग रहे हैं। बैक एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आए हैं कि आज बैक एंड डेवलपमेंट की शुरुआत होने वाली है, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, आपको पता है क्लास इंटरेक्टिव रखने का तरीक़ेकार एक ही है जवाब और वो ये है कि क्वेश्चन आंसर्स। बिल्कुल। तो किसी के जहन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वो पूछ लें क्लास के दौरान हैंड रेस कर सो डैट वी कैन आंसर इट। मैंने आपको कल रात एक वॉइस मैसेज कर दिया था नींद में कि हम बैक एंड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। तो किस किस ने वो मैसेज सुन लिया था? चले माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो शुरू के दिनों में नज़र आए थे, फिर आज नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, सेंटर से गायब हो गए थे। आज तो बल्कि माशाल्लाह से नईम भाई भी नज़र आ रहे हैं हमें, और नईम भाई आज माशाल्लाह से प्यारे भी लग रहे हैं। और आज नईम भाई जो है वो तैयार है पाइथन, फास्ट एपीआई, पाइडेंटिक, यूबीकॉन, पाइडॉक्स, ये सब कुछ पढ़ाने के लिए। तो अगर ये इतने पुरजोश हैं, मैं इतना पुरजोश हूँ, तो फिर आप सब भी यकीनन इतने ही होंगे। अच्छा, स्क्रीन पर ना आप लोगों को एक पीडीएफ नज़र आ रही होगी और इस पीडीएफ का टाइटल है वीक 1 एपीआई एंड बैकएंड फाउंडेशंस विद फास्ट एपीआई। हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि एपीआई को समझ लें, बैकएंड की जो जर्नल फाउंडेशंस हैं उन्हें समझ लें, कोड कर लें, और बस इतना ही करेंगे तो ये क्लास भी ख़त्म हो जाएगी। बट आज की क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास का माहौल बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप लोग खामोशी इख्तियार कर लें, जैसे सर नईम ने यहाँ पर कहा था इस तरफ से स्पेसिफिक कि गर्ल्स जो हैं वो ज़रा खामोश रहा करें, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही होती है तो ये ना हो। बाकी लड़के तो बेचारे शरीफ ही हैं, ये तो जो है बस कहेंगे इनके लिए कुछ खास लफ्ज़ दौरान क्लास। अच्छा, तो एपीआई एंड बैकएंड फाउंडेशंस विद फास्ट एपीआई। यार खामोश हो जाएं, देखते हैं कौन बोल रहे हैं। नहीं भाई, उनको उठाकर स्टेज पर बुलाएंगे। कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, डर का माहौल है। अच्छा, तो लर्निंग आउटकम हमारे बहुत ही सिंपल होंगे। हम बैकएंड के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस के फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे, हम बेसिक एपीआईज बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क, हम डेटा वैलिडेशन को कर रहे होंगे पाइडेंटिक मॉडल्स की मदद से, हम क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे यूजिंग द इन मेमोरी डेटा स्टोरेज, मतलब सिंपल लिस्ट बनाकर डेटा को स्टोर करेंगे, और हम कोर्स को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही क्लियर है। व्हाट इज बैकएंड, एचटीटीपी की बेसिक्स, फास्ट एपीआई का सेटअप, क्रिएटिंग द एंड पॉइंट्स, पाइडेंटिक के मॉडल्स, क्रेड की एपीआई, कोर्स की कॉन्फ़िगरेशन, एपीआई को टेस्ट करने के तरीक़ेकार, और लास्ट में कुछ क्विक रेफरेंसेस। तो ये वो सारे काम हैं जो पिछले कुछ अरसे से आप लोग मोस्टली करते हुए आ रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन तमाम तर चीज़ों को पिछले कुछ अरसे में अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए किया होगा। ऐसे कौन कौन है वो ज़रा हैंड रेस कर बता दें कि सर हमने तो ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। किसने आज तक एक भी एपीआई नहीं बनाई, ज़रा वो हैंड रेस कर बता दें। सर नहीं कह रहे हैं मेरी क्लास नहीं बनाई होगी, बस ये जो है वो हैंड रेस नहीं कर रहे हैं। सच्चे बंदे हैंड रेस कर लेते हैं, तो दो चार हैं जिन्होंने हैंड रेस कर ली है। अच्छा, किसने बनाई है एपीआईज, वो जरा हैंड रेस करें एक मरतबा। अभी रिसेंटली बनाई है ना, वापस जरा हैंड रेस करें मुकम्मल। मैं बुक की नहीं बनाई। अच्छा, आप देखें, आप नहीं भाई बुला लें, किसी को भी पूछ लें कि कोर्स की कॉन्फ़िगरेशन हम फ्रंट एंड के लिए क्यों करते हैं, वो बताएगा ही नहीं कोई बंदा। बुक की वो नेक्स्ट में एपीआई, रिजवान भाई पूछ रहे हैं एपीआई होती क्या है, जिन्होंने बैकएंड डेवलपमेंट को फास्ट एपीआई वाली तो भी काम, जब यहाँ पर एक 10 साल का बच्चा कोई बैठा होगा ना तब की होगी। तो रिजवान भाई
आपने तो आपको तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से इल्म होगा, ऐसे ही है ना? नाम बदनाम है। सर ज़िया भी यही कहते हैं, बस जो बड़े बूढ़ों पर बात आती है ना, हमसे ही शुरुआत होती है। चलें तो नईम भाई से थोड़ा बहुत हाल वाल ले लेते हैं, क्या हो गया? फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और थोड़ा सा मोटिवेट भी लग रहे हैं बैकएंड सीखने के लिए, ये सही है? बिल्कुल सर। कौन कौन चाहता है आज फास्ट एपीआई दिल से सीखना? आजा क्लास में जाते थे। सारे दिल से सीखना चाहते हैं? बिल्कुल सर। सही है, ज़बरदस्त। ऑलरेडी नो सब। अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे कि फास्ट एपीआई को पढ़ेंगे कोड करके, ना वाइब कोडिंग, ऐसा ही है, ना कोई वाइब कोडिंग, ना किसी और चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कोड करेंगे। आप लोगों को एग्जैक्ट जो एपीआई बनाने का तरीक़ेकार है, जो लॉजिक है, उसी तरह से करेंगे। आज ये अशारी भाई ने पर्सनली मुझे रात को वॉइस मैसेज किया था कि कोड करके सिखाना है, समझ रहे हैं? अच्छा, कोड करके सिखाएंगे तो आप लोगों को लॉजिक समझ आ जाएगा, बाकी आप लोग जो है ना खुद से एपीआई बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिंक्डइन पे देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको सर्टिफिकेट मिले, क्लाउड की सब्सक्रिप्शन मिली और वो विनर साबित हुए। तो एक मरतबा उन सबके लिए मेरे सामने ताली। उसके अलावा भी मेरी गैर मौजूदगी में 1 महीना में नहीं आया था, तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है ना हैकाथॉन कंप्लीट किया। मैंने देखा पूरी गवर्नर हाउस के जितने भी स्लॉट्स हैं ना, उसमें सेकंड नंबर पर हमारी क्लास आ रही थी माशाल्लाह से, कि हमारी स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है ना वो हैकाथॉन कंप्लीट करके सबमिट किया है। और किस किस ने हैकाथॉन सबमिट नहीं किया? नहीं अब याद करो। क्या वजूहत है? मतलब कोई मुझे खड़ा होकर बताए बगैर किसी टेंशन के, सिर्फ क्या मसला क्या आ रहा था वो बताए, ताकि हमें पता चले क्या मसले आप लोगों को आ रहे थे। सब डिलीट हो गया? सर जहन से डिलीट हुआ कि लैपटॉप से? नहीं, एक सर वो एआई ने कमांड चलाई, मुझे कहा चला दो, मैंने कहा चला दो, उसने चलाई, डिलीट कर दिया सर। अब उसने कहा आप लगा दूँ, आपने कहा लगा दूँ? आपने कहा एआई जो कर रहा है सही कर रहा होगा। नहीं ना, पढ़ा ही नहीं होगा। यकीन करें इस पैकेट जो है ना, कमांड ऐसी खामोशी चाहिए क्लास में। लाल शर्ट इनको बुलाएं जरा, खड़े हो जाए, मास्क उतारें, ऑक्सीजन साफ है, हमें भी जो है ना वो लेने में तकलीफ नहीं होती। होती है किसी को तकलीफ? मास्क लगाने की ज़रूरत है या मुंह छिपाने की ज़रूरत है? नहीं है। बातें क्यों कर रहे हैं क्लास के अंदर? मालूम मुझसे करें, मैं बता रहा हूँ क्या मालूम करना है, बताएं। हुआ क्या था? आप कौन से गोला पे गए हुए थे? यहीं पर थे? अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। बैठिए वापस। क्लास में जब मैं बात कर रहा हूँ, सर अशारी बात करें तो हमें सुने ना, हम लोग आपको सुनाने के लिए बैठे हैं। जो दिल चाहे वो सुन लें, हैकाथॉन की बातें सुन लें, स्टार्टअप की बातें सुन लें, फास्ट एपीआई की बातें हमसे सुने। जब हम लोग बता रहे हैं तब तो नहीं करें ना, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, इनमें से किस किस ने जो है ना हैकाथॉन कंप्लीट नहीं किया? एक ने बताया कि जो है ना वो डिलीट हो गया, वो कह रहा था मैं कर दूं, मैंने कहा कर दो, ऐसा ही था सर? इधर में से क्या मसला आ रहा था, कोई एक बता दे। हमने तो कॉपीज बना ली उसकी। सबने कंप्लीट किया? उन्होंने नहीं किया। क्या हो रहा था? हाथ भी नहीं खड़ा। सेटअप का मसला हो रहा था। ये मसला यहाँ हो रहा था, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ना आदी हो चुके हैं जेमिनाई के, और जिस वक्त आप लोगों का हैकाथॉन चल रहा था ना, बहुत बुरी खबर है कि जेमिनाई ने अपना जो फ्री टायर था वो ख़त्म कर दिया। तो लेकिन आप की मतलब हमारे क्वार्टर की ही किसी एक स्टूडेंट ने जो है ना वो कोइन का जो है ना वो शायद ढूंढा था, खुद से ही ढूंढा था उन्होंने। तो कोइन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मैंने खुद उसको यूज़ किया था। हालांकि मेरे पास क्लाउड है, लेकिन क्लाउड की जो है ना एक क्लाउड किस किस ने लिया है? तुम्हारे पास तो फ्री है। कोइन वाले परेशान है या क्लाउड लेने वाले परेशान है? क्लाउड लेने वाले पता है कोइन आप लोग जो यूज कर रहे हैं ना वो परेशान नहीं है, जिन्होंने क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले रखी है वो परेशान है। वजह ये है कि जब भी आप लोग हैकाथॉन बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, लिमिट आ जाती है। लिमिट नहीं एक असाइनमेंट है लड़कियों के लिए, एक बहुत जबरदस्त टास्क है। क्या टास्क है? चुप रहना, ठीक है?
तो मैं बता रहा था कि क्विन जो यूज़ कर रहा है ना, फ्री टायर जो यूज़ कर रहा है, वो परेशान नहीं है, क्लाउड वाले परेशान है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आपने क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले ली, $20 खर्च कर दिए, दिखने में $17 है, जब टैक्स वैक्स काटेंगे ना तो $20 से भी ऊपर का हो जाता है। जब आप उसको परचेज करेंगे तो क्या होगा कि जब आप लोग उससे तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाएंगे, सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिखवाएंगे, बोलेगा 4 घंटे की लिमिट पूरी होगी, 4 घंटे के बाद देखना। आप रख दो उसको, घूमो फिरो, हवा खाओ, 4 घंटे बाद आओ दोबारा से। एक जो है ना आप प्लान बनवाएंगे, वो बोलेगा लिमिट पूरी होगी, जाओ हवा खाओ। 4 घंटे करके 2 दिन तक आप लोग जो है ना उसको आधा कंप्लीट करेंगे, फिर क्या बोलेगा पता है? वीकली लिमिट रीच हो गई। तो अब नेक्स्ट वीक ट्राई करना, समझ रहे हैं? तो ये क्लाउड के अंदर भी थोड़ी सी लिमिटेशन है और बहुत बेकार है। मैंने देखा था, मैंने कहा फिजूल में इस पर पैसा हमने खर्च किया, कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे। लेकिन अगर उसकी जो है ना खासियत की बात की जाए कि वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, उसका लॉजिक अच्छा है, वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, जितने भी जो है ना वो चीज़ें खुद से बना लेता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। बस ये है कि लिमिट का मसला है। तो क्विन जो यूज़ कर रहे हैं वो भी ज़बरदस्त है, ये तो क्लाउड ही। चलें क्लास में कंटिन्यू वो एरर्स बहुत दे रहा है जी। तो बैकएंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सर नईम ने जो असाइनमेंट दी है प्लीज़ उसे अप्लाई करें, सो दैट वी डज नॉट हैव टू स्टैंड अप समवन हियर। तो अंडरस्टैंडिंग द सर्वर साइड ऑफ वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर बैकएंड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि द बैकएंड इज द बिहाइंड द सीन पार्ट ऑफ अ वेबसाइट और ऐप। जब भी बात होती है बिहाइंड द सीन की, तो इसका मतलब ये होता है कि हर वो चीज़ जो फ्लो के साथ आपकी वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर चल रही हो, आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए चल रही हो। खाना कौन कौन खाया था? किस किस ने दोपहर का लंच किया है? नहीं किया दोपहर का लंच। और जब लंच करते हैं उसके बाद जिस्म में थोड़ी जान आती है ना, तो फुर्ती आती है, चलने फिरने जितना बंदा काबिल हो जाता है। तो एक वेब एप्लीकेशन या एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एक एपीआई, वो आपके इंफ्रा लेयर को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्राइजिंग द सर्वर एप्लीकेशन लॉजिक एंड डेटाबेस दैट पावर द यूजर फेसिंग फ्रंट एंड पार्ट्स। यानी कि किसी ने कहा है कि दूर तक जाना चाहते हो ना, बीवी को खुशहाल रखो। वाकई एक बुजुर्ग ने कहा कि दूर तक जाना चाहते हो ना, अच्छी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, तो अपनी बेगम को खुश रखो, सही चलोगे, दूर तक जाओगे। तो यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसा ही सीन है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड का, मियाँ और बीवी का, समझ रहे हैं? फ्रंट एंड जो है वो फ्रंट फेसिंग लेयर है, बैक एंड जो है वो लीड करती है बिहाइंड द सीन। तो हैंडलिंग डेटा शेयरिंग, स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग यूजर रिक्वेस्ट। बैकएंड की जनरल डेफिनेशन तो यकीनन आप सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, बैकएंड के जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले बात आती है सर्वर की। अच्छा, जब भी बात सर्वर की आएगी तो आपने समझना है कि भाई एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो बेसिकली मल्टीपल वेब के पार्ट्स को, मल्टीपल एप्लीकेशंस के पार्ट को रन करने के लिए बनाया गया है, जो किसी डेटा लोकेशन पर मौजूद है। जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा वहीं से ही रन हो रहा है। तो सर्वर क्या है? द हार्डवेयर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड सेंड द मैनेजिंग डेटा फ्लो। तो सादा लफ्जों में इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो स्पेसिफिक पार्ट है आपकी फ्रंट फेसिंग एप्लीकेशन का जो कि क्या करता है, फ्रंट एंड को और बैक एंड को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन का लॉजिक, इससे मुराद है कि कोर कोड, अगर आपने पाइथन में कोई एप्लीकेशन लिखी है, जावास्क्रिप्ट में कोई एप्लीकेशन लिखी है, तो उसके अंदर आप बिजनेस रूल्स भी अप्लाई करेंगे। क्यों बनाते हैं एप्लीकेशंस? वैसे ही बना रहे हैं, फन के लिए बना रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना, सो दैट वी कैन सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम in any industry to generate some sort of revenue with the business.
तो बिजनेस लॉजिक जो है वो एप्लीकेशन लॉजिक के अंदर हम बिजनेस रूल्स को अप्लाई करते हैं। और डेटाबेस के अंदर जहां कहीं भी डेटाबेस की बात आ जाए तो आप सबको पता है इसका क्या मतलब है, वो जगह जहां पर डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल जो है वो हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है। एसक्यूएल क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हुए हम पोस्टग्रेस के स्कीमा को फॉलो अप करते हुए सर्वर के अंदर से डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी जो है वो आगे एक डायग्राम भी है, उससे आपको बेहतर अंदाज से समझ में आएगा। और एपीआईज, हम सब की प्यारी एपीआईज जो कि हमारे फ्रंट एंड को और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये वाला फ्लो तो आप सबको पता है कि भाई ये एक यूजर जी वो करते हैं। अच्छा, तो हाउ इट वर्क वाला सीन तो आप सबको पता है कि एक बटन के ऊपर क्लिक हुआ, उस बटन ने एक रिक्वेस्ट सेंड की टू द बैकएंड वाया एन एपीआई। बैकएंड पर बेसिकली एक सर्वर था, एप्लीकेशन लॉजिक थी, डेटाबेस मौजूद था। इसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, कैलकुलेशंस परफॉर्म की और रिक्वेस्ट जो है वो वापस सेंड कर दी फ्रंट एंड के ऊपर, और फ्रंट एंड ने डिस्प्ले कर दिया जो भी रिजल्ट था यूजर को। अब ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के अंदर आपको बेहतर अंदाज से समझ में आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा होता है। तो एक इवेंट है बराबर में चल रहा है कि ये कौन सा इवेंट चल रहा है, ये है क्या, हो क्या रहा है आज, पता है किसी को? राहत फतेह अली खान का क्या हो रहा है? चाहत पता नहीं, कंसर्ट हो रहा है राहत ये चाहत क्रिसमस का। अच्छा, आप लोगों को बहुत पता है। अच्छा, अपडेट आती होगी फिर। ये तो वही बात हो गई कि सर बताएं भी तो भी मरे, नहीं बोले तो भी मरे। अच्छा, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा होता है। क्लाइंट है, क्लाइंट क्या है, आपका ब्राउजर है, आपकी मशीन है। हर वो फिजिकल डिवाइस जिसके अंदर आप इंटरनेट को रन कर रहे होते हो इज कॉल्ड क्लाइंट। तो क्लाइंट यहाँ पर ब्राउजर है। फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर क्रोम ब्राउजर है। इसने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। सर्वर किस में लिखा गया था? फास्ट एपीआई में। फास्ट एपीआई ने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्वेरी किया डेटा, किससे? डेटाबेस से। डेटाबेस की जो लेयर थी वो किस में लिखी गई थी? पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, वहां से डेटा रिसीव हुआ सर्वर को और सर्वर ने फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म की एंड देन रिस्पांस जो है वो क्लाइंट को भेज दिया। वेब के ऊपर जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस की साइकिल होती है, जिसको अभी हम आगे भी देखेंगे, उसमें 90% काम यही हो रहा होता है। एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है और एक डेटाबेस, बस। मजीद इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। फास्ट एपीआई का फ्रेमवर्क सेबेस्टियन रोमेस ने बनाया था 2016-17 या 18 में शायद, तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं। सेबेस्टियन कह रहा था कि यार मैं ना कस्टम एपीआईज लिख कर परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई स्पेसिफिक जो है वो गाइडलाइंस नहीं मिल रही, मुझे कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स नहीं मिल रहे जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं बेटर एपीआईज लिख सकूं फॉर द वेब। तो इसने पाइथन के ऊपर फ्रेमवर्क बना दिया जिसको हम फास्ट एपीआई के नाम से जानते हैं। अच्छा, समटाइम क्या बल्कि मैं कहते ही रहता हूँ कि नाम ही काम का मतलब बताता है। तो फास्ट एपीआई मतलब कि तेज एपीआई। तो एपीआई को बनाने का फ्रेमवर्क है और कुछ नहीं है, और है भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ क्लासेस इंपोर्ट करनी है और उन्हें यूज़ करना है और आपकी एपीआई जो है वो तैयार हो जाएंगी। चैट जीपीटी भी सर्वर लेवल के ऊपर फास्ट एपीआई का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मिलियंस की ट्रैफिक है वो फास्ट एपीआई की मदद से कितनी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये सब खैर बैकएंड के ही कमाल हैं जिन्हें इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो ये डेटा फ्लो आर्किटेक्चर यकीनन आप सबको समझ में आ गया होगा और इस पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप सब लोग एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद HTTP की कुछ बेसिक्स हैं और वेब के ऊपर इस क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपके मोबाइल के अंदर जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन आप वेब पर चला रहे हैं उस पर 99% यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं, जेसन और रिक्वेस्ट एंड
रेस्पॉन्स की साइकिल। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की साइकिल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यही सब कुछ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जाकर कुछ भी सर्च किया, मैं सर्च करता हूँ governorsindh.com, तो governorsindh.com की जगह हम सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट, टाइपिंग, ठीक है। तो ये वेबसाइट आ रही है। अब मैंने जब ब्राउजर के ऊपर कुछ टाइप किया asharif.xyz, DNS रेजोल्यूशन हुई, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, प्रोसेसिंग हुई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ब्राउजर को भेजी गई, इसने रेंडर करवा दिया और ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ गई। हुआ कुछ यूँ है कि रिक्वेस्ट जाने का जो प्रोसीजर है ना, उसको हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की लाइफ साइकिल कहते हैं। जो रिक्वेस्ट जाने का प्रोसेस है इंटरनेट के ऊपर, उसे हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। तो वही बात आ गई कि एक क्लाइंट होगा जिसे हम ब्राउजर या फिर एक एप्लीकेशन कह रहे हैं, या सादा लफ्जों में एक यूजर इंटरफेस। HTTP की रिक्वेस्ट होगी, उसमें चंद एक चीज़ें होंगी। हर एक HTTP के रिक्वेस्ट में आपको ये 3 चीज़ें लाजमी मिलेंगी। सबसे पहले तो मेथड, किस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है उस रिक्वेस्ट के अंदर। मेथड 4 ही हैं, आप सबको पता है कौन कौन से हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, पैच भी है। इस तरीके से एक URL होगा, मतलब वो स्पेसिफिक पॉइंट, एंड पॉइंट जहां पर रिक्वेस्ट जा रही होगी। तो एक मेथड, एक URL, कुछ हेडर्स होंगे जो बेसिकली इस ब्राउजर को बताने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि भाई आपने ये रिक्वेस्ट इस सर्वर तक पहुंचानी है, सर्वर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है उसको फ्रंट एंड के ऊपर इस तरीके से जो है वो शो अप करवाना है। तो हेडर्स होंगे और बॉडी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो बॉडी होगी वो हमेशा जेसन के अंदर ही होगी, मतलब हमेशा जेसन के अंदर नहीं होगी, मोस्टली जेसन के अंदर ही है। वैसे ग्राफ क्यूएल का आपने इस्तेमाल किया होगा, किया है किसी ने ग्राफ क्यूएल का इस्तेमाल? ग्राफ क्यूएल फेसबुक यूज़ करता है बिहाइंड द सीन अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। तो वी हैव ग्राफ क्यूएल एज वेल, जेसन भी है। तो इस इंटरफेस का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं टू डू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल ऑन द वेब। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर वही फास्ट API का बैकएंड लॉजिक है। बैकएंड लॉजिक की जहाँ पर हम बात करेंगे तो फिर इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगी, ऑथराइजेशन भी आ जाएगी, इसके अंदर डेटाबेसेस भी आ जाएंगे, इसके अंदर पूरा सर्वर भी आ जाएगा, बिजनेस रूल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट के पास वापस जाती है वो बेसिकली HTTP रिस्पॉन्स कहलाता है। और हर एक HTTP रिस्पॉन्स के साथ हमारे पास एक स्टेटस कोड होता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि ये रिक्वेस्ट आया सक्सेसफुल हुई है या नहीं। हर एक स्टेटस कोड की एक डिफरेंट मीनिंग है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे। और वही हेडर्स होते हैं और वही साथ में हमारे पास जेसन होती है। अच्छा, जो रिक्वेस्ट के अंदर जेसन जा रही होती है ना, ये होता है यूजर का इनपुट। ये क्या होता है? यूजर का इनपुट। यूजर के इनपुट की ही प्रोसेसिंग होती है सर्वर के ऊपर, इस बात को याद रखिएगा। यूजर के इनपुट की प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है, फिर उस इनपुट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर आउटपुट जनरेट किया जाता है, जो बेसिकली वही बॉडी यानी जेसन के फॉर्मेट में क्लाइंट को भेजा जाता है। और फिर ये हमारा जो क्रोम है विच इज़ बीइंग बिल्ड ऑन V8 इंजन, तो फिर V8 का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को HTTP की रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल को बेहतर अंदाज से डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ पर ये HTTP के मेथड्स हैं, ये वो वर्ब्स हैं जिनका हर बंदे को पता होगा यकीनन। गेट है, तो मेथड गेट हम किस लिए यूज करते हैं? टू बेसिकली रिट्राइव द डेटा। तो CRUD ऑपरेशन के अंदर जो गेट है वो क्या कहलाया जाता है? रीड। तो इसी तरीके से पोस्ट का मेथड है जो कि CRUD की दुनिया के अंदर क्रिएट के हवाले से जाना जाता है। और हम इसका इस्तेमाल करते हुए न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर? सर्वर के ऊपर। और फिर वही रिसोर्सेज हम रिट्राइव करवाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर यूजिंग द रीड मेथड। यानी ये वाइस वर्सा एक दूसरे के। वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं? अपोनेंट है, चलते रहते हैं, एक साथ ही चलते रहते हैं। पुट का मेथड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पूरी की पूरी रिसोर्स को अपडेट करने में। इसी तरीके से पैच का मेथड है विच इज ऑल्सो द अपडेट स्टफ इन CRUD।
जिसका इस्तेमाल हम पार्शियल अपडेट्स के लिए करते हैं, और लास्ट में डिलीट है जो कि रिसोर्सेज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटस कोड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस कोड की जो यहाँ पर ये रेंज लिखी हुई है ना, एक चीज़ को जहन में रख लें, हर वो स्टेटस कोड जो 200 की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जो 200 की कैटेगरी के अंदर आ रहा है वो सक्सेस स्टेटस कोड ही होगा। रफली क्या होगा? सक्सेस स्टेटस कोड ही होगा। 200 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ओके, 201 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ सर्वर के ऊपर क्रिएट हुआ है। 204 का मतलब यह है कि क्वेरी तो सक्सेसफुल हुई है पर कोई कंटेंट जो है वो हमें नहीं मिला। 400 के जो एरर कोड हैं तो वो क्लाइंट एरर्स होते हैं, और जब भी हम क्लाइंट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आप रिसोर्सेज को गेट कर रहे हो। तो यहाँ पर 400 का मतलब ये है कि बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हुई क्योंकि सर्वर के ऊपर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होगी प्रोबेबली। 401 यानी अनऑथराइज, आप जिस रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं आपके पास उसकी ऑथेंटिकेशन मौजूद नहीं है, आप बैंक में लॉकर वाले एरिया में डायरेक्ट नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ स्पेसिफिक कुछ खास पड़ा उस तरफ। जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। किसी के घर में नहीं जा सकते जब तक आपको कोई बंदा इनवाइट ना करे। वैसे तो हम चले जाते हैं आमतौर पर रिश्तेदारों के, और शुक्र है चले जाते हैं। पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो ना उतना कम है। आगे पीछे जाए ना बाहर तो ये वाले मामलात बहुत कम है। 404 का मतलब ये है कि रिसोर्स नॉट फाउंड, सर्वर के ऊपर वो चीज़ हमें नहीं मिली। ठीक है, तो बैड रिक्वेस्ट के अंदर यकीनन जो भी हमारे पास HTTP के मेथड्स होंगे, या तो कोई हेडर फुलफिल नहीं हुआ होगा या फिर बॉडी के अंदर जो है वो चीज़ जो सर्वर मांग रहा है वो मौजूद नहीं होगी। 404 का तो मतलब ही ये है कि भाई नॉट फाउंड। अच्छा, एक और हमारे पास एरर स्टेटस कोड है 402। 402 के बारे में किसे पता है? X402 के बारे में किसे पता है? कोई बंदा यहाँ पे ब्लॉकचेन का बैठा हुआ है? चलें, ब्लॉकचेन का नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो X402 है ना, ये एक पेमेंट प्रोटोकॉल अभी रिसेंटली रिलीज हुई है बाय कॉइनबेस, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दैट मैनेजेस द मनी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आप इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। ये ये पेमेंट प्रोटोकॉल है, ये आजकल काफ़ी फेमस हो रही है, इंटरनेट नेटिव पेमेंट स्टैंडर्ड्स। तो अभी खैर मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये इटसेल्फ एक पूरा ये टाइम मांगती है, बट फिर भी आप ये X402 को एक्सप्लोर कीजिएगा जो ये समझना चाहते हैं कि भाई एजेंट्स कैसे पेमेंट करेंगे एंड थिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद 500 के जो एरर कोड हैं वो सर्वर एरर, जहाँ कहीं भी आपको 500 का स्टेटस कोड नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सर्वर का कोई एरर है। 500 का मतलब है कि भाई इंटरनल एरर है। 503 का मतलब है कि सर्विस अनअवेलेबल। आज़ान तो नहीं हो रही, फंक्शन हो रहा जी। तो अच्छा जी, जेसन की हम बात कर रहे थे कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की साइकिल किसके ऊपर एग्जिस्ट करती है? जेसन के ऊपर मोस्टली। तो जेसन क्या है? यूनिवर्सल एपीआई लैंग्वेज है, ठीक है, जो डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। यहाँ पर क्या है, एक सिंपल हमारे पास डिक्शनरी बनी हुई है, उस डिक्शनरी के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं। ये आपको कोड नज़र आ रहा है ना, ये जेसन बन जाएगी व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू जेसन। तो जेसन के अंदर ये HTTP के ऊपर कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। और आमतौर पर ये सादा लफ्ज़ों के अंदर हम इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो कितना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो वे है टू डू द कम्युनिकेशन ऑन द वेब, ठीक है। फास्ट एपीआई का सेटअप, तो फास्ट एपीआई को चलें शुरू कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फास्ट एपीआई के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके सिस्टम में जो है वो पाइथन कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए। वो तो यकीनन आप सबके पास होगी, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। तो पाइथन को आप लोगों ने कर लिया होगा, या आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बढ़ा रहे हैं
जी ये क्या किसी ने ये कहा है कि सर नहीं पढ़ाए? अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बी ऑप्टिमिस्टिक, हम पढ़ेंगे फिर बताएंगे अपने बच्चों को कि हमने जो है वो कंसर्ट के दौरान भी क्लास ली थी, हम इतने पढ़ाकू हैं, हम इतनी तरक्की पर हैं। मैथ वाले टीचर, हाँ अच्छा, तो पाइथन खैर सबके पास होगी, और पाइथन के साथ साथ जो है वो हम यूवी यूवी का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। यूवी क्या है? पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर। तो यूवी भी आप सबके पास इंस्टॉल होगा यस सर। यकीनन। किस किस के पास यूवी इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ पर आए और ये जो विंडोज की कमांड दी हुई है इसे कॉपी करें, टर्मिनल ओपन करें, पेस्ट करें, एंड सिंपल एज दैट जो है वो आपके पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। CMD पे अच्छा, यूवी का इस्तेमाल हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। वैसे तो पहले यूवी से पहले हम पोइट्री का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर पोइट्री मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो गई बाय दिस थिंग नेम एज यूवी। तो ये इंतहाई फास्ट है और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, पैकेजेस को इंस्टॉल करने में, सर्वर्स को रन करने में इस्तेमाल की जाती है, विच इज़ वेरी इफ़िशिएंट। तो तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे यूवी इनिट और आपके प्रोजेक्ट का नाम, तो एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। एक सिंपल प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ आ जाता हूँ मैं अपनी डायरेक्टरी में और सिंपल एज डैट यहाँ लिखते हैं यूवी इनिट, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम बना लेते हैं फास्ट एपीआई लर्निंग के नाम से एक अदद सिंपल प्रोजेक्ट। अच्छा जी, तो एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। देखें कितनी जल्दी हुआ है, कितना फास्ट है। और ये फास्ट यूं है क्योंकि ये रस्ट के अंदर लिखा गया है। रस्ट एंड गो जो बंदा पढ़ लेगा ना, हो सकता है कि उसे किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए अगर वो एक अच्छा ओपन सोर्स डेवलपर है तो। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं सीडी और हमारे प्रोजेक्ट का नाम था फास्ट एपीआई लर्निंग, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसके अंदर हमने क्या करना है, फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करना है। तो कमांड है यूवी ऐड फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसका सीन ये है कि इस स्टैंडर्ड को यहाँ पर लगाने से जो फास्ट एपीआई के डिपेंडेंट पैकेज हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप लोगों को पाइडेंटिक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको इसका इस्तेमाल करते हुए रफली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूवीकॉन का सर्वर मिल जाएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा। तो सिंपल एज डैट मैंने ये कमांड रन की और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बना और ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। और ये देखें कितनी जल्दी जो है वो मेरे पास ये सारा का सारा काम जो है वो हो गया। देखें यहाँ पे कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, एनोटेड डॉक, एनोटेड टाइप्स, और ये सारे जो है वो हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं। इसमें पाइडेंटिक भी आ गया है, ये रहा पाइडेंटिक, और जिन चीज़ों के ऊपर फास्ट एपीआई चल रही है वो भी आ गया। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने का तरीकेकार क्या है, सिंपल कमांड .venv/scripts/activate, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है, वी जस्ट हैव टू एक्टिवेट इट ऑन द टर्मिनल। कमांड मैंने चलाई, यहाँ पर आप साइड पर देख रहे होंगे मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट भी टर्मिनल पर एक्टिवेट हो गया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कोड लिखना है। तो कोड जो है वो लिखा जा सकता है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी IDE के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कोशिश फॉर नाउ अभी के लिए यही है कि हम वाइब कोडिंग ना करें। चाहें तो हम यहाँ पर क्लॉड को ओपन कर कोड लिखवा सकते हैं। और अभी लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए मुझे नहीं लगता कि शायद स्पेक ड्रिवन वाले वे को कंटिन्यू किया जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख रहा होगा, इतने में क्लास मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी जो है वो हम डायरेक्ट इसे यहाँ से ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
साइड पर आप देख रहे होंगे .venv के नाम का एक फोल्डर है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये main.py की फाइल जो है वो आपकी रूट लेवल के ऊपर वो फाइल है जो आपकी कोड को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर फॉर नाउ बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फंक्शन मिल रहा है जो कि किसने बनाया है, यूवी ने बनाया है। किसने बनाया है? यूवी ने आपको बनाकर दिया है। हेलो फ्रॉम फास्ट एपीआई लर्निंग कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दो। जब भी ये फाइल रन हो तो मेन का फंक्शन चलाना, बस इस कोड का मतलब ये है। तो इसे चलाने का तरीकेकार भी बहुत सिंपल है। टर्मिनल पर हम यहाँ पर आकर लिखेंगे यूवी रन, अपनी फाइल का नाम main.py। टर्मिनल पर मेरे पास आ जाएगा हेलो फ्रॉम फास्ट एपीआई लर्निंग। तो यूवी देखें कितनी तेज है, यूवी कितनी तेज है। किसी ने कहा बहुत तेज है, हाँ बहुत तेज है। खुप्पो बहुत तेज हैं, इसको चलाना। और भी बहुत सारे लोग, पर हम शरीफ हैं, हम 5 वक्त के नमाजी परहेजी हैं, ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है, आज के माशरे में हर बंदा ही तेज है, सबको अक्ल शऊर है कहाँ पर क्या कहना है क्या नहीं कहना। फुप्पुओं के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है बेफालतू में। तो अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो यहाँ पर करना कुछ यूँ है। अच्छा पहले ये pyproject.toml के बारे में बताता चलूँ। ये package.json है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। package.json का पता है तो इसका भी आप सबको पता होगा। एक सिंपल फास्ट API का इस्तेमाल करते हुए API बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम सिंपल एक API बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो तरीक़ेकार क्या है कि तुम सारा कोड मिटा दो। फ्रॉम फास्ट एपीआई कोड फास्ट एपीआई चार्जिंग फास्ट एपीआई इंपोर्ट आगे लेकिन इंपोर्ट इसके आगे ही लेकिन इसके आगे लेकिन इसके आगे फास्ट एपीआई के आगे स्पेस देखिए बिल्कुल ऊपर जाओ, ऊपर ना वाली ना। हाँ फास्ट एपीआई की स्पेस देखिए इंपोर्ट। हाँ एंटर कर स्पेस फास्ट एपीआई कैपिटल में लिख, इंपोर्ट के आगे इंपोर्ट के आगे आगे ऊपर। हाँ स्पेस के आगे कैपिटल में सारा आगे एंटर कर, एंटर हो गया। चले जी बातों का शोर कम करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को पहले ये चीज़ आनी चाहिए थी तभी आपको ये समझ आएगी, क्योंकि बैकएंड जो है ना इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बस हम लोग उसको समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नाम ही ऐसा है बैकएंड। पता ही नहीं है पीछे चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं होता, बस फंक्शंस होता है और वेब होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो चश्मे वाली मेरी बहन है ना, ये मुझे बताएगी फास्ट एपीआई क्या है। चश्मा उतारने से कुछ होगा नहीं, मैंने देख ली। तो थोड़ा सा समझे, मेरी नज़र होती है बेटा। अच्छा मैं बात कर रहा था कि ये जो टॉपिक है ना ये हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए थी तब जाके आप लोगों को बैकएंड समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। यूवी पैकेज का किसको नहीं पता, किसको नहीं पता। ओपनएआई एजेंटिक एसडीके के अंदर यूवी के जरिए ही हमने जो है ना एजेंट्स बनाए थे, ऐसा ही है। यूवी बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं है। एपीआईज क्या है? एपीआईज तो सिंपल है। लास्ट जो हमारी अपना CLI स्टार्ट करने से पहले एक हमारी क्लास हुई थी जिसके अंदर मैंने फ्रंट एंड बैक एंड और सर्वर की जो है ना कम्युनिकेशन बताई थी। ऐसा ही था, एक हमारे पास फ्रंट एंड है एक बैक एंड है, बैक एंड के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें, एक सर्वर है दूसरा डेटाबेस है। ऐसा ही था, सब आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? एपीआई के जरिए। अब हम क्या करेंगे, वो एपीआईज बनाएंगे कि फ्रंट एंड जो है ना अपना डेटा मांगेगा सर्वर से, सर्वर उसको डेटा प्रोवाइड करेगा। अगर कोई ऐसा डेटा है जो स्टोर करना है तो सर्वर क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस के साथ कि भाई इस डेटा को अपने पास स्टोर कर लो।
अब अगर कोई डेटा स्टोर पड़ा हुआ है, सर्वर निकाल के लाएगा भाई ये डेटा फ्रंट एंड को चाहिए, तो वो वहाँ पर उसको प्रोवाइड कर देगा। अब इस APIs के अंदर ये जो हम लोग सर्वर वगैरह बना रहे होते हैं ना, ये क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन मसला क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन का ऐसा मतलब है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बात करोगे, मैं भी आपको जवाब दूंगा, ये क्या है, पूरी टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। API और सर्वर आपस में तब बात करते हैं जब हमेशा शुरू से अपना जो क्लाइंट है ना वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। तो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर बात करेगा, वरना सर्वर बात नहीं करेगा। समझ रहे हैं? अब क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो जहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी, चाहे वो आपका फ्रंट एंड हो सकता है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन है, रिएक्ट की एप्लीकेशन हो सकती है, मोबाइल ऐप हो सकती है, डेस्कटॉप ऐप हो सकती है, आपकी मल्टीपल क्लाइंट्स आपके हो सकते हैं। अगर हाँ CLI भी हो सकता है, CLI हो सकता है, नहीं CLI, हाँ CLI हो सकता है, ठीक है, वो भी क्लाइंट हो सकता है, वहाँ से भी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अब क्या है कि आपका जो है ना पोस्टमैन किसने पढ़ा है? पोस्टमैन देखा है? पोस्टमैन से हम लोग API टेस्ट करते थे नेक्स्ट.जेएस के दौर में, ऐसा ही था। Yes, sir. पोस्टमैन भी आपका जो है ना क्लाइंट बन सकता है, वहाँ से भी रिक्वेस्ट इनिशिएट हो सकती है। समझ रहे हैं? उसके अलावा एक और अच्छी बात है कि आपको ना पोस्टमैन की ज़रूरत है API को टेस्ट करने के लिए, ना आपको फ्रंट एंड की ज़रूरत है, ना आपको कोई तीसरा क्लाइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि फास्ट API के अंदर अपना बिल्ट इन स्वेगर आता है। स्वेगर क्या है मैं बताता हूँ। मेरे पास कुछ APIs हैं मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की, जहाँ पर मैं काम कर रहा होता हूँ, तो उनको एक नज़र देख लेते हैं कि वो किस तरह की होती है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड में, मैंने यहाँ पर रात को सेव करके रखी थी हॉस्पिटल API डॉक्यूमेंटेशन, तो ये देख रहे हैं, ये हमारे पास डिप्लॉयड APIs है हमारी। क्या है इसके अंदर? एक्सिस रोल है, उसकी 4 APIs बनी है, पोस्ट की बनी है, पुट की बनी है, फिर पोस्ट की बनी है, फिर गेट की बनी है। स्क्रीनशॉट ना लें, पिक्चर्स ना लें, पोस्ट कर देंगे, कंपनी वाले मुझे मार देंगे, भाई तुमने हमारी APIs कैसे लीक कर दी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अपॉइंटमेंट है। ये जितनी भी APIs मैंने बना रखी है ना, यहाँ पर देखें, ये सारी APIs हैं, ठीक है, A to Z ये सारी APIs हैं एक प्रोजेक्ट की। इसके अंदर आपको सिर्फ 4 चीज़ें दिखेंगी। कौन सी? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। समझ रहे हैं? तो हमारे पास APIs के अंदर 4 ही मेथड है। कौन से? मेरे साथ बोले, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। बस जितनी भी आप API चेक करेंगे यही है। अब फिर उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो लॉजिक डिफरेंट होते हैं कि यार इसको डिलीट कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको एडिट कर दो, तो हम लोग मल्टीपल APIs बना लेते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर सेम ही जो है ना APIs होती है। अच्छा, ये 4 है बस, ठीक है। एक और होती है पैच की, लेकिन वो हम लोग फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। इसको ओपन करता हूँ। लाइक हमारे पास एक पोस्ट की API है, या ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये स्वेगर है, ऊपर नाम लिखा हुआ है स्वेगर, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमें UI प्रोवाइड करता है API की, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट समझ के इसको यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं फास्ट API की। ये तो जो APIs है ना, ये फास्ट API पे नहीं बनी, किस पे बनी है? ये .NET पे बनी हुई है, लेकिन API तो API है फिर, चाहे वो फास्ट API पे बनी, .NET पे बनी हो, Node.js पे बनी हो, Next.js पे बनी हो, मल्टीपल APIs बना सकते हैं। एक हमारा फ्रंट एंड है रिएक्ट का या Next.js का, बैक एंड पे मैं उससे फास्ट API की APIs बना सकता हूँ, नाराज़ नहीं होगा। Node.js की बना सकता हूँ, नाराज़ नहीं होगा। चाहे मैं .NET की बनाऊँ, Next.js की बनाऊँ, कोई इशू नहीं है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, बस फ्रंट एंड आपका मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड एक हो सकता है, बैक एंड मल्टीपल हो सकते हैं, और फ्रंट एंड भी मल्टीपल हो सकते हैं। मैं इसकी API बना रहा हूँ अपनी वेब के लिए। मैंने फर्ज करें एक Next.js की एप्लीकेशन बनाई। Next.js मोबाइल ऐप है या वेब ऐप है? वेब ऐप है। मैंने बैक एंड के अंदर फास्ट API की जो है ना APIs बना दी, सही है। अब मैं अगर मोबाइल ऐप के अंदर वही सेम APIs डालूंगा ना, तब भी चलेगी। समझ रहे हैं? चाहे मोबाइल ऐप हो, चाहे आपका जो है ना वेब ऐप हो, APIs पीछे सेम रह सकती हैं। APIs जो है वो आपकी चाहे Next.js बनी हो, Node.js से बनी हो, फास्ट API से बनी हो, .NET से बनी हो, फ्रंट एंड आपका सेम रह सकता है, कोई इशू नहीं है। सही है। करना क्या है? कम्युनिकेशन तो करवानी है। आप चाहे यहाँ बैठे हो, हैदराबाद में बैठे हो, लाहौर में बैठे हो, मेरे पास फ़ोन की ज़रूरत क्या है? कम्युनिकेशन के लिए। तो मेरे पास फ़ोन चाहे सैमसंग का हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे फिर मेरे पास जो है ना किसी और कंपनी का हो, कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है। APIs का काम क्या है? कम्युनिकेट करवाना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वो APIs है जो मैंने आपको दिखाई। एक API टेस्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग जो है ना क्लाइंट से रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं तो ही सर्वर बात करता है, वरना
नहीं करता। तो इन एपीआईज के अंदर भी ऐसा ही है। तो चाहे मैं next.js से रिक्वेस्ट भेजूँ, चाहे मैं पोस्टमैन से भेजूँ, थंडर क्लाइंट से भेजूँ, समझ रहे हैं, तो किसी भी फ्रंट एंड से भेजूँ, मोबाइल ऐप से भेजूँ, मेरा सर्वर बात करेगा। लेकिन तब जब फ्रंट एंड या क्लाइंट जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजेगा, आंसर तब करेगा। सही है। अच्छा, मेरे पास ये एपीआई है, मैं इसमें से एक एपीआई ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है और ये अनलॉक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी की है, आप लोग अगर इस पर जाएंगे आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली। इसके अंदर जो है ना ये थोड़ी सी डिटेल होती है। एक तो ये मुझे बता रहा है ये इसका एंड पॉइंट बना हुआ है, मतलब एक जो है ना उसकी क्या है यूआरएल है, जैसे एक लोकल हाउस 3000 होती है, या फिर अगर हम लोग बोले कि गवर्नर हाउस सिंध जो है ना एक हमारी डोमेन है हमारी वेबसाइट की, या फिर हमारी एपीआई की हो सकती है। तो उसके बाद की जो हमारे पास एंड पॉइंट होते हैं ना वो ये एंड पॉइंट्स हैं कि हम अपने खुद से बनाते हैं एंड पॉइंट्स। ये जो है ना ये जिसने भी बनाई है उसने क्या किया है, /API/access add role access जो है ना ये खुद से उसने एंड पॉइंट बनाया है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये बताएगा कि ये बता रहा है कि आपके पास जो है ना ये स्कीमा है। स्कीमा याद है जब हम लोग एजेंटिक एआई पढ़ रहे थे तो हम लोग अपने एजेंट को एक स्कीमा बना के देते थे कि भाई आपने जो है ना नेम की बात करनी है, एज की बात करनी है, ईमेल की, इसके अलावा किसी से बात नहीं करनी, इतनी जो है वैल्यूज आपने लेनी है। ये भी क्या है, ये हमारे पास स्कीमा के अंदर ये बता रहा है कि भाई नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, फीचर्स होंगे, फीचर आईडी होगी, उसके अंदर परमिशन होगी और यूजर्स की जो है ना एक अदद आईडी होगी। ये मैं आप लोगों को बनी बनाई दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठे कि भाई इस तरह की एपीआई होती है, फिर हम इनको बनाएंगे। सही है। अच्छा, नीचे आता हूँ, ये रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो है ना रिस्पॉन्स आएगा इस तरह से, और ये इस तरह से जो है ना आपको आंसर आ सकता है। जब हम लोग किसी भी एपीआई को फेच करते हैं तो एक अदद रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होता है, तो ये वो रिटर्न बता रहा है कि इस तरह का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर मैं चाहूँ इसको यहीं से चेक करना तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्राई आउट का ऑप्शन है जहाँ से मैं रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता हूँ। मैंने ट्राई आउट पे क्लिक किया और ये मेरे पास पहले जो अपना स्कीमा बता रहा था वो एज अ रिक्वेस्ट बॉडी मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इस तरह का जो है ना एक स्कीमा डिटेल बना सकता हूँ। तो ये नेम है, चाहे मैं अंदर अपना नेम लिख दूँ, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, फीचर्स के अंदर कोई भी आईडी डाल दूँ अपनी तरफ से, और जब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो बताएगा कि आपके पास ये जो है ना रिस्पॉन्स आया है और ये आपका स्टेटस कोड था। अगर एरर होगा तो अपना क्लाइंट का एरर होगा तो 400, सर्वर का एरर है तो 500 के प्लस में इस तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा और ये हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरह की हमारे पास एपीआईज होती हैं। ये एज अ प्रोफेशनल एपीआईज हैं जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, अपनी एपीआईज बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अपनी एपीआईज किससे बनाएंगे? फास्ट एपीआई किससे बनाएंगे? Node.js से बना सकते थे, बना सकते थे हम लोग। अपना next.js से .NET से भी बना सकते थे ना। ये लोग क्या है, हमारे पास फास्ट एपीआई एक पैकेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैकेज अपना डायरेक्ट लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करूंगा ना तो वो पूरे सिस्टम में आ जाएगा, और अगर मुझे कहीं डिप्लॉय करना होगा तो उसके साथ वो उसकी पैकेज और जेसन टेमल फाइल जो XYZ होती है वो साथ नहीं जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्यों? मैं गवर्नर हाउस की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर फास्ट एपीआई का जो है ना वर्जन 2.3 यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा मेरे पास जो है ना एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके पास क्लाइंट ने बोला है नहीं इसके अंदर जो है ना 4 something यूज़ करना है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर एक फास्ट एपीआई का वर्जन यूज़ करूँगा तो दोनों में चलेगा फिर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंट वर्जन चाहिए। तो मेरे पास अपना एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। मेरा जो पूरा सिस्टम का इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर नहीं इंस्टॉल करना, मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, आपको पता है। जब हम लोग अपना uv.venv लिखते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, .venv हमारे पास लिखा हुआ होता है। जैसे रिएक्ट के अंदर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स होते थे, कोई भी पैकेज डाउनलोड करते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता था। अब जो भी पैकेज डाउनलोड करेंगे .venv के अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? दिमाग में बैठ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले भले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है। ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाना है? फास्ट एपीआई का पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आके स्टोर होगा, तब जाके हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन हमारे पास एक पैकेज यूज़ करते हैं हम यूवी का, उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनता है कुछ भी नहीं है। वही यूवी का जो पैकेज है, सर आशारिफ ने अभी आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाया कि इस तरह से हम लोग पैकेज अपने पास अपना इंस्टॉल करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उसके अंदर कोई भी पैकेज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने फास्ट एपीआई को जो है ना अपने पास इंस्टॉल किया तो उसके अंदर यूवी कॉन भी आ गया। अब इन्होंने यूवी कॉन की बात की तो यूवी कॉन क्या है? रन करेगा। यूवी कॉन क्या है बताता हूँ।
अच्छा, हमारे पास फास्ट एपीआई है। जब भी अगर मैं फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कर लिया कोई मसला नहीं है। यूवी के अंदर मेरे पास यूवी का जो पैकेज है उसके अंदर मेरे पास एक hello.py की फाइल बन गई है, सही है। main.py की बन सकती है, hello.py की मैं XYZ किसी भी नाम से यहाँ पर बना दूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब इस फाइल को मैं रन करूँगा तो क्या होगा कि जो भी उसके अंदर कोड था वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे सर्वर चलाना है। क्या चलाना है? सर्वर चलाना है। जैसे Next.js के अंदर npm run dev करते हैं, एक सर्वर चलता है ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है, सिर्फ प्रिंट करके बंद नहीं हो गया, चलना चाहिए। तो हम जब ये यूवी करके रन करके उस फाइल का नाम लिखते हैं तो वो चल के कोड को प्रिंट करके ठप हो जाता है। हमें क्या करना है? एक सर्वर चलाना है। किससे चलेगा? यूवी कौन से, समझ रहे हैं? किससे चलेगा? यूवी कौन से सर्वर चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर जाऊँ टर्मिनल फाइल के अंदर तो हमने फास्ट एपीआई को इंस्टॉल किया स्टैंडर्ड, जैसे सर अशारिफ ने किया वैसे ही मैंने अपने पास करके रख दिया है। अच्छा, अब क्या करना था? फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी थी। फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा किसको? फास्ट एपीआई को। क्यों? क्योंकि अभी हमने उसका पैकेज इंस्टॉल किया अपने पास। इंपोर्ट कैसे होता है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई, ठीक है। मैं इसको बंद करके और जूम कर लेता हूँ, सही है। ये मेरे पास जो है ना सजेशन दे रहा है, हम इसको उड़ा देते हैं। आई थिंक ऑन ठीक है, सही है। इंपोर्ट किया है, कुछ और किया है? नहीं किया। मैं आ जाता हूँ नीचे। पाइथन सबने पढ़ी थी? पढ़ी थी। ये मैं बना रहा हूँ एक मेन फंक्शन। ये मैंने क्या बनाया? फंक्शन। क्या बनाया? फंक्शन। ये फंक्शन है। ये मैंने एक फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाया है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, मैं जैसे इंटरनेट पे चलाऊंगा एक एपीआई बन जाता है। क्या बन जाता है? एपीआई बन जाता है। यही फंक्शन है, सेम एग्जैक्ट। देख लें क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इस फंक्शन को देख लें एक नज़र। हमने इंपोर्ट कर ली फास्ट एपीआई। ये जो हमारे पास इंपोर्ट हुई है ना, ये फास्ट एपीआई की क्लास है, ठीक है। हमने शुरू से देखा था, चाहे हमारे पास ओपन या एजेंटिक एसटीके हो, उसको इंपोर्ट करेंगे तब भी हमें उसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है। क्लास जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका इंस्टेंस बना के यूज़ करते हैं। क्यों? फास्ट एपीआई की जितनी भी फंक्शनैलिटी है ना, इस फास्ट एपीआई की क्लास के अंदर है, तो हमें इसका इंस्टेंस बना बना के यूज़ करना पड़ेगा। समझ आ रही है? ठीक है। नीचे आ गए हम लोग, एक इंस्टेंस बनाते हैं। XYZ कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम रख रहा हूँ ऐप, और सामने हम उस क्लास का नाम लिख देंगे जो ऊपर हमने इंपोर्ट की है, ठीक है। अब जितनी भी फंक्शनैलिटी थी हमारे फास्ट एपीआई क्लास की, वो किसके अंदर आ गई? ऐप के अंदर। डेकोरेटर क्या होता है? स्पेशल फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप, क्या ये डेकोरेटर है? यस सर। ये हमने ऐप लिखा ना, तो मैं बात कर रहा हूँ फास्ट एपीआई की। मैं फास्ट एपीआई को मुखातिब करके बात कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने नीचे फंक्शन बनाया ना, आप इसको एपीआई बना दो। app.get। तो यहाँ पर एक सवाल है, क्या कौन सी एपीआई बनाऊँ? हमारे पास 4 मेथड थे ना, कौन कौन से? डिलीट, ठीक है। मैं अभी चाहता हूँ गेट की एपीआई बनाना। कुछ भी नहीं है, ऐप आपने लिखा, डॉट गेट कर लो भाई, गेट की एपीआई चाहिए, और राउट, ठीक है। ये मेरी एपीआई बन गई। राउट इसके ये मेरी एक एपीआई बन गई। क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट किया है। लेकिन इस एपीआई को देखूंगा कहाँ? इसके एंड पॉइंट पे। कहाँ पे देखूंगा? राउट बनाएंगे आप। क्योंकि जितनी भी मैंने आप लोगों को एपीआई दिखाई तो सबके अपने एंड पॉइंट्स थे कि भाई ये देखो, ये एपीआई, ये पोस्ट की एपीआई, एक्सेसिबल, एक्सेस रोल वगैरह। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एंड पॉइंट कहाँ डिफाइन करेंगे? इस मेथड के अंदर। मैंने लगा दिया स्लैश। तो ये इसका क्या मतलब है? स्लैश जो होम होता है ना हमारे पास, वो क्या है? वो हमारा एंड पॉइंट है। मैं चाहता तो यहाँ पर एपीआई स्लैश एक्सेसिबल रोल जो वहाँ पर लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर लिखूंगा और यही मेरा एंड पॉइंट होगा। लेकिन मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ, तो हमारा एंड पॉइंट क्या है? स्लैश। मतलब जो भी हमारे पास मेन यूआरएल चलेगी तो वहाँ पर जो है ना हमें ये एपीआई दिखेगी। ये फंक्शन था,
ये मैंने उसका जो है ना डेकोरेटर लगा दिया क्लास का इंस्टेंस के साथ। अब जो नाम मैंने यहाँ लिखा था, शर्त ये है कि आपने वो नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने उसका मेथड लगाना है। अगर गेट का है तो गेट का, पोस्ट का है तो पोस्ट का, पुट का है तो पुट का, और डिलीट का है तो डिलीट का। ठीक है, चलेगा कैसे? आसान है। हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, मैंने कहा भाई यूवी रन करो। यूवी रन करेगा फाइल को, ऐसा ही है। हमें किसको रन करना है? सर्वर को। तो किससे करेंगे? यूवी कौन। अब हमारे पास जो है ना एक फाइल है जिसका नाम क्या है? हेलो। हेलो फाइल, मेरी फाइल का नाम हेलो है। यहाँ पर देखें, आपके पास मैन हो सकता है, आप मैन लिखेंगे। आपके पास एक्सवाइजेड जो भी नाम है वो ये लिखेंगे। इसके अंदर एक इंस्टेंस है जिसको चलाना है। मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया ऐप, ठीक है, इंटर कर दिया। चलता हुआ कोई सर्वर नजर आ रहा है? क्या कह रहा है? यूवी रनिंग ऑन 8000। कुछ मुश्किल था यहाँ पे? नहीं था। ये हमारे पास एक यूआरएल मिल गई है, ठीक है, लोकल की है। जो मैंने दिखाई थी यूआरएल वो डिप्लॉयड थी एपीआई, तो एक यूआरएल थी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोकल चल रहा है तो हमें लोकल मिली है, हमने डिप्लॉयड तो किया नहीं है। तो अगर मैं इस फॉलो लिंक पे जाता हूँ तो ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? हेलो क्लास। क्या लिखा हुआ है? इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा था? फंक्शन लिख दिया पूरा। हेलो, अपना हेलो क्लास लिखा था, वहाँ पर भी हेलो क्लास लिखा हुआ है। तो ये हमारी एपीआई है, एक सिंपल एपीआई। अब आप बोलेंगे सर ये क्या भला आपने दिखा दी? भाई यही एपीआईज होती है ना। आप लोगों ने जो अपना नेक्स्ट डे जब पढ़ रहे थे, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई डमी यूज़ की थी? यस सर। किस किस ने यूज़ की थी? तकरीबन सबने यूज़ की होगी। यहाँ पर हम लोग जेसन प्लेस होल्डर लिखते थे और यहाँ पर हमें उसकी एपीआईज मिलती थी। ठीक है, ये बनी बनाई एपीआईज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके काम की नहीं है, सिर्फ एग्जांपल आप लोग इसका समझें। ये मेरे पास यूज़र की एपीआईज है, मैंने खोल दी। ये 10 बंदों की एपीआई दिख रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारी ये भी एपीआई बनी हुई है। अच्छा, ये दिखा रहा है मुझे हेलो क्लास और यहाँ पर इतना डेटा है, तो उन्होंने इतना डेटा डाला है, मैंने नहीं डाला। मैंने हेलो क्लास लिखा है, इन्होंने क्या किया है? इतना सारा डेटा वहाँ पर डाला है। अच्छा, हम भी इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट में डेटा डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। रिटर्न कुछ भी कर सकता है ना हमारा फंक्शन। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, मेरे पास एक डिक्शनरी रिटर्न करो जिसके अंदर नेम होगा नहीं, ठीक है, सही है, ये सही है ना, कोई मसला है? लेकिन यहाँ पर आ गया हेलो क्लास शो हो रहा है, वहाँ पर मैंने लिख दिया। अब अगर चलो मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, लेकिन तब भी क्या आ रहा है? हेलो क्लास। क्यों? क्योंकि सर्वर जो है ना वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, जो डेटा पुराना था ये वही शो कर रहा है। हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जो है ना सर्वर को कहना है कि भाई जब भी कोई चेंज हो ना, आपने अपडेट कर देना है खुद से, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक मेथड आता है, क्या बताया? हाइफन रीलोड। जो भी हमारी कमांड थी जिससे भी हमने चलाया था, जब आप इसके अंदर लास्ट में हाइफन रीलोड लिखते हैं तो ये क्या करता है? ये कंटिन्यूसली डिटेक्ट कर रहा होता है कि जब भी कोई चेंजेस होगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कंट्रोल सेव दबाएंगे, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से चला देता हूँ। चल गया सर्वर, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, क्या दिख रहा है? नहीं, नेम नहीं दिख रहा है, हेलो नहीं, अपना सॉरी नेम नहीं दिख रहा है। तो ये मेरी सिंपल एपीआई है जो मुझे क्या रिटर्न कर रही है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इतना सारा डेटा रिटर्न कर रहा है। डेटा आपने ऐड किया है ना, ये डेटा अगर मैं यहाँ पर आके, वो डेटा मैंने वहाँ से कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ से जो हमारे पास अपना ये डिक्शनरी बनी हुई है इसको हटा के मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल एपीआई थी, ये हमारी लोकल एपीआई से, कंट्रोल आर दबाया, ये रही एपीआई सर आ गई। तो इसी तरह से हमने क्या किया, एक सिंपल एपीआई बना दी। कोई मुश्किल थी? पाइथन का फंक्शन था, एक डेकोरेटर लगाया है फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करके, सिंपल ये था। अजान की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एपीआई थी, बस कर दें, अपनी आवाज़ बंद कर दें। जो भी बोल रहा है वो आकर मुझे यहाँ पर एपीआई बना के सिखाए, सॉरी बना के सिखाए सारी पूरी क्लास को। कौन है, कौन बोल रहा है? बाहर वाले भी चुप हो गए। मैं बोल रहा था, मेरी गलती, ठीक है। तो ये हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई थी जो मैं एपीआई प्रोवाइड कर रहा था यूजर्स की, ठीक है। और यही एपीआई सेम मैंने खुद यहाँ से फास्ट एपीआई के जरिए बना दी। फर्क क्या है? फर्क ये जो यूआरएल है ना, ये डिप्लॉयड है, इसलिए हमें ये यूआरएल मिल रही है। यहाँ पर क्या फर्क है? हमारे पास लोकल की यूआरएल है, बस। समझ रहे हैं?
इस तरह से हमने एक सिंपल एपीआई बना दी। मैं वापस जाता हूँ उसके अंदर, मगर स्वैगर कंट्रोल Z करता हूँ, यही सिंपल जो है ना नेम वाला मैं यहाँ पर इसको वापस रखता हूँ और यहाँ आ गया मैं। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है? नेम नहीं। अब बात आती है कि सर आपने कहा था कि रिक्वेस्ट हम लोग कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन फास्ट एपीआई के अंदर जो है ना स्वेगर बिल्डन है, सही है? ये जो स्वेगर है, ये जो यूआई दिख रही है एपीआई की, ये क्या है? ये बिल्डन है। अच्छा, मैं गया इसके अंदर, हमने एपीआई बनाई है, लेकिन उस तरह से कैसे दिखेगी? कैसे दिखेगी? स्लैश लगाएंगे आप यहाँ पर, स्लैश और डॉट जब डॉक्स लिखेंगे, जो भी आपका लोकल सर्वर चल रहा है ना, उसके एंड पे स्लैश लगा के डॉक्स लिखना है, मतलब उसका जो डॉक्यूमेंट है, इंटर करेंगे, ये रही आपकी वो एपीआई स्वैगर यूआई आ गई। जो हमने अभी बनाई है। फंक्शन का नाम मेन था, एंड पॉइंट हमने स्लैश रखा था, ऐसा ही है? बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे पैरामीटर्स बता रहा है, कोई भी नहीं है क्योंकि गेट की है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना बता रहा है कि आपको रिस्पॉन्स सक्सेसफुल मिलेगा, और जो है ना आपका स्कीमा किसका होगा? स्क्रीन के अंदर होगा बस। अच्छा, मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ इसको? यस सर। मैं क्लिक करता हूँ ट्राई आउट पे, Execute। सिर्फ क्योंकि मुझे कुछ देना नहीं है, सिर्फ डेटा लेना है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 आया, मतलब रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है। और यहाँ पर अगर देखें तो मुझे ये मेरा डेटा मिल रहा है। यस सर। तो ये वही सेम जो है ना एपीआई जो वहाँ पर बनी हुई है, सेम यहाँ पर हमने बना दिया एक सिंपल एपीआई। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल फंक्शन बनाया था, वो एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा था, उसके ऊपर बस डेकोरेटर लगा दिया फास्ट एपीआई में। आ गई समझ? अब अगर मैं इसी को कॉपी करके नीचे आके पेस्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या होगा? 2 एपीआई बन जाएंगे। 2 मेन के आ जाएंगे गेट के मेथड के। अच्छा, सेम नाम से नहीं है, स्लैश, और यहाँ पर लिख लेता हूँ यूजर्स। 2 एपीआई बन गई। इसी को कॉपी करके पेस्ट करूँगा, 3 बन जाएंगी। कॉपी करके पेस्ट करूँगा, 4 बन जाएंगे। इस तरह से हम लोग एक सिंपल एपीआई बना सकते हैं। ये समझ आ गई? इसको मैं हटा देता हूँ। और मैंने 3 बातें कही थी ना, मैंने कहा था हम लोग पोस्टमैन, थंडर क्लाइंट से भी इसको चेक कर सकते हैं। मैंने कहा हम लोग नेक्स्ट जेस से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब वहाँ से भी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। हम लोग इस स्वेगर से भी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। स्वेगर हमें मिल रहा है तो हमने इसको चेक कर लिया। नेक्स्ट जेस का ऐप बनाऊंगा, अब मैं उसकी कमांड लिखूंगा ना, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगी, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट जेस नहीं बनाने वाला, वो आप खुद बना के चेक करिएगा। अभी के लिए बाकी हम ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए कि हम लोग थंडर क्लाइंट या एक पोस्टमैन हमारे पास आते हैं ना, जहाँ से हम लोग एपीआई चेक करते हैं, तो ये मेरे पास एक थंडर क्लाइंट की एक्सटेंशन है। ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में नजर आ रही है? यस सर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये बहुत सारी एपीआईज हैं क्योंकि मैं ऑफिस में चेक करता रहता हूँ। तो जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे थंडर, ठीक है, थंडर। तो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों ने बस इंस्टॉल करनी है और वो यहाँ पर साइड में आपके पास आ जाएगा, अगर आप लोगों ने टेस्ट करना हो तो। वैसे तो आपको फास्ट एपीआई बिल्ट इन अपना स्वेगर दे रही है एपीआई टेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल की एक्सटेंशन और ये हमारे पास आ गई। मैंने इस पर क्लिक की तो इस तरह का जो है ना ऑप्शन आपके पास आएगा। पोस्टमैन के अंदर ये है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है, इसके अंदर आपको लॉगिन वॉगिन की झंझट है ही नहीं। एक्सटेंशन डाउनलोड करो, एपीआई टेस्ट करो, सही है। मैंने न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर यूआरएल कौन सी डालूंगा मैं? वही यूआरएल जो मुझे मिल रही है डॉक्स के अलावा। मैंने कॉपी की, ये मेरी यूआरएल है, पेस्ट कर दी। कहाँ से कॉपी करके आया? लोकल से, जहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा था, मैं वहाँ से कॉपी करके आया हूँ, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। मेथड कौन सा था हमारा? गेट का मेथड था। मैंने सेंड कर दी रिक्वेस्ट और यहाँ पर मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नज़र आ रहा है? यस सर। एपीआई काम कर रही है, बिल्कुल सिंपल है। शर्त ये आपने रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है, सही है। एपीआईज कैसे काम करती हैं? आपने हमेशा रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी होती है, फिर चाहे वो आप नेक्स्ट जेस से कर रहे हैं, चाहे वो स्वेगर से कर रहे हैं, चाहे आप जो है ना अपना किसी पोस्टमैन थंडर क्लाइंट से कर रहे हैं, या चाहे आपका एजेंट रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग एपीआई बना सकते हैं सिंपल। अशारी भाई आप कुछ कहेंगे? समझ में आ रहा है? ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, सर नईम ने माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, विच इज़ स्कीमा। कि हर एक एपीआई का एक स्कीमा होता है जो एक स्टैंडर्ड को फॉलो अप कर रहा होता है।
फास्ट एपीआई को यूज़ करने का मकसद ही ये है कि जो स्कीमा है वो ऑटो जनरेट हो जाता है। जो स्कीमा होता है एपीआई का वो ऑटो जनरेट हो जाता है। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन वेब के ऊपर डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। आप इस फंक्शन को डायरेक्ट वेब के ऊपर नहीं रन कर सकते क्योंकि वेब के ये स्टैंडर्ड को फॉलो अप नहीं कर रहा। पहले हमें जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं और वो वेब के ऊपर इस तरीके से राउट बैक हो रही हैं। तो ओपन एपीआई के बारे में शायद आप में से बहुतों को पता हो, विच इज़ द स्कीमा फॉर्मेट। तो फास्ट एपीआई क्या करता है, स्टारलिट नाम का एक पैकेज है और मल्टीपल पैकेजेस और हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हर एक एपीआई का स्कीमा जनरेट कर देता है, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर इंटीग्रेशंस होती हैं ना, वो भी स्कीमा की मदद से ही होती हैं। मतलब हमारे पास एक बेसिक यूआरएल तो होता ही है, एक मेथड होता ही है, बॉडी होती ही है, बट प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर जो इंटीग्रेशन होती है वो स्कीमा की मदद से होती है। तो सर आप अगर ब्राउज़र यहाँ पर खोलें तो आप लोगों को यहाँ पर फास्ट एपीआई के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा openapi.json। ये क्या है, ये है स्कीमा आपकी एपीआईज का जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर ही मौजूद है। अच्छा इस फ्रेमवर्क का हम इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं? ये तो हम कस्टम भी बना सकते हैं, एक्सप्रेस जिसने पढ़ी होगी, अगर आप बनाना चाहें तो आप कस्टम एपीआईज भी बना सकते हैं। पर ये जो स्कीमा है ना, स्कीमा ये जो आपके सामने जेसन आपको नज़र आ रही है, इसी की वजह से जो है वो हम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्रेमवर्क क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन करता है। फ्रेमवर्क क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन करता है। जो भी कोड लेवल की चीज़ें होंगी ना वो हाइड कर देगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, नेक्स्ट.जेएस बंडलिंग कर रही होती है, राउटिंग कर रही होती है, ठीक है, एपीआई लेयर को भी मैनेज कर रही होती है, फ्रंट एंड लेयर को भी मैनेज कर रही होती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होकर एक फ्रेमवर्क के अंदर आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम हो रहा होता है। अच्छा तो इसी तरीके से हम वर्जनिंग भी कर सकते हैं, अपनी एपीआई की टाइटल भी दे सकते हैं, अपनी एपीआई को डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसका तरीक़ेकार बहुत सिंपल है सर, कोड में जाइएगा। ये जो फास्ट एपीआई की क्लास आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पर, सर इसे थोड़ा सा जूम करें ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जी। फास्ट एपीआई की क्लास के अंदर यहाँ पर सिंपल एज दैट जो है वो आप टाइटल भी राइट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी राइट कर सकते हैं और वर्जन भी जो है वो राइट कर सकते हैं, लाइसेंस भी अपनी एपीआई को दे सकते हैं, ठीक है। किसने राइट की थी, डेवलपर्स कौन कौन थे, आप वो सारे के सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे टाइटल की आपको एक फील्ड नज़र आ रही है, टाइटल, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब आप अपनी एपीआई को जो है वो कोई भी टाइटल दे दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, वर्जन दे दें, सर यहाँ पर दें कोई सा भी टाइटल दे दें, हॉस्पिटल V1 सर ने दे दिया, और इसके नीचे जो है वो आप डैश लगाकर वर्जन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर ने क्लास पर होवर किया तो सर को नज़र आ गया कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास की जो डिक्शनरी थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पर ओवर करने से आ गई 1.0.1, और इस तरीके से जो है वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा तो एक और चीज़ है कि बिहाइंड द सीन यहाँ पर यूवीकॉन का इस्तेमाल हो रहा है। बिहाइंड द सीन किसका इस्तेमाल हो रहा है, यूवीकॉन का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपको कमांड याद नहीं रहती यूवीकॉन, उसके बाद जो है वो आपकी फाइल, फिर फाइल के अंदर जो है वो आपकी फास्ट एपीआई की इंस्टेंस पे डैश डैश रीलोड, ये बड़ी हेक्टिक कमांड हो जाती है जो याद करना बहुत मुश्किल होती है। कुछ अर्से पहले फास्ट एपीआई के फाउंडर्स ने इसका भी हल निकाल लिया। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम वो जो स्टैंडर्ड पुट कर रहे थे उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कमांड आ रही है जिसको हम कह रहे हैं फास्ट एपीआई डेव। सर आपने स्टैंडर्ड इंस्टॉल की हुई है या आप डायरेक्ट की थी? तो सर टर्मिनल पर यहाँ पर लिखें, ये ऑफ करें, इस थोड़ा सा जूम अजी एक ऑफ कर दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा जूम करके जी। जी इसे जी क्लोज करें, कंट्रोल सी। चलें वापस ये खोल लेते हैं तो टर्मिनल से जी। अच्छा यहाँ पर
सिंपल एज दैट आपने लिखना है फास्ट एपीआई, उसके बाद एक कमांड है डेव। क्या है कमांड? डेव। उसके बाद आपकी फाइल का नाम, hello.py। बस आप जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे तो आपको वो जो काम हम कर रहे थे ना, डैश डैश रीलोड लगा रहे थे, यूवी कॉन लिख रहे थे, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बहुत हेक्टिक लग रहा था सीन। ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि किस आपकी फाइल के अंदर आपकी जो फास्ट एपीआई की इंस्टेंस है वो कहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर लिया करें अपनी फास्ट एपीआई के सर्वर को रन करने के लिए। कमांड क्या है? फास्ट एपीआई वर्ड फास्ट एपीआई, फिर उसके बाद स्पेस, फिर डेव, फिर उसके बाद स्पेस और फिर आपकी फाइल का नाम। तो ये चीज़ इसके बारे में भी जो है वो आपको पता होना ज़रूरी था। अब यहाँ पर डॉक्स के बारे में सर ने बात कर दी है कि भाई क्योंकि हम एक बैकएंड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी बात आ जाती है फ्रेमवर्क की, तो एक फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शंस मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक डॉक्स जो है वो इन्होंने राइट कर दे दिए हमें ऑटोमेटिकली, ऑटो जनरेटेड है फास्ट एपीआई की इंस्टेंस की मदद से, या वो फास्ट एपीआई की क्लास जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले इंपोर्ट की थी। तो डॉक आप सबको नज़र आ रही है, एपीआई भी आप सबको नज़र आ रही है, ठीक है। स्कीमा के बारे में भी आप सबको पता है, वर्जनिंग डॉक के वर्जनिंग के बारे में भी पता है, टाइटल के बारे में भी पता है। पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अब अगर आप क्लिक करते हैं ना ट्राई आउट के बटन के ऊपर, ठीक है, और एग्जीक्यूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो कर्ल के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, मतलब कर्ल का इस्तेमाल बिहाइंड द सीन हो रहा है एक रिक्वेस्ट को शेयर करने के लिए। और ये रिक्वेस्ट यूआरएल जो है जो सर ने पुट किया था उसके ऊपर जाते हुए हमें जो है वो अल्टीमेटली अपनी बॉडी के अंदर से रिस्पॉन्स रिसीव हो गया, विच इज़ नेम इज़ नईम, कोड 200 है। तो अगर ये 400 होता तो इसका मतलब ये था कि मेरे इस ब्राउज़र के अंदर कोई मसला है, मैंने जो है वो कोई ना कोई पैरामीटर यकीनन नहीं भेजा होगा, यानी मेरी बॉडी फुलफिल नहीं हुई होगी। सर्वर की तरफ से कोई एरर आता तो फिर वो 500 का होता। तो ये है। बाकी ये स्मॉल गाने चल रहे हैं भाई, कोई कोई सुन सुन के मजे भी ले रहा है सुकून से ना, बैठे बैठे गाने सुन रहा है कोई लास्ट में कोई आशिक सा जी। घर पे भी कोडिंग ऐसे ही करते हो, गाने वाने चल रहे होते हैं। हाँ, कोडिंग तो मुश्किल ही होती होगी, फिर सेल ही होता होगा। अच्छा, सही 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 सही। ड्रामे कौन कौन देखता है यहाँ पर? लड़कियां क्यों देख कैसे इतनी स्पीड से नहीं भाई हैंड रेज हो रहे हैं। और इस तरफ से कोई देखता है ड्रामे? नहीं सर, ये लड़के बोल रहे हैं सर हमारी जिंदगी ड्रामा बनी हुई है। इस तरफ में भी यही सीन है। तो ड्रामों से जो है वो समटाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि भाई आप ये ड्रामे देखो, तो मैंने देखे, उनसे सबक मिले अच्छे अच्छे। तो बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रामे ही देखना है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से ही आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो पता चल रही होती हैं। अच्छा, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप सबको पता है कि स्टार्टअप चैलेंज के विनर्स मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किए थे, क्या मतलब? ठीक है, 31 विनर्स थे वो। तो उन 31 को का क्या मतलब है? उन सबको मैंने अमाउंट सेंड कर दी है। $20 की अमाउंट थी, बन रही थी 5600 के लगभग, बट मैंने सबको 6-6 हज़ार रुपये सेंड कर दिए हैं। तो जो भी विनर्स थे उन सबको अमाउंट भी रिसीव हो गई, उन सबको सर्टिफिकेट भी रिसीव हो चुके हैं। रिसीव हो गए ना, कंफर्मेशन दें बाय रेजिंग योर हैंड्स कि भाई आपको पैसे भी मिल गए और आपको सर्टिफिकेट भी रिसीव हो गए। पर आप सबको मैंने एक बात बोली थी कि यार जो चैलेंज का रिवॉर्ड था वो कितना था? $1000। पर ये रकम पूरी $1000 की नहीं बन रही थी, ये रकम $1000 से कम की थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास की असाइनमेंट्स मुकम्मल किए हैं उनको जो है उनमें से मैं उन स्टूडेंट्स को पिक करूंगा, उन 19 स्टूडेंट्स को पिक करूंगा, यानी 50 स्टूडेंट पूरे बनाऊंगा और पूरे $1000 अपने मुकम्मल करूंगा। तो
वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास की फर्स्ट 4 असाइनमेंट अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद ही सबमिट करवा दी थी, मतलब अभी नहीं, जब वो अनाउंसमेंट हुई थी उन असाइनमेंट्स की, तो उनमें से मैंने टॉप 19 को सिलेक्ट किया है। टॉप 19 क्या 19 ही बन रहे थे जिन्होंने असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल की, तो उन सबको भी मैं $20 देने वाला हूँ। और जिनका और ये जो रकम है ये कैश होगी, ये मैं अभी दूंगा। जिनका नाम यहाँ पर आए, अच्छा इसमें से ना मैंने उन स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया है जिनको स्टार्टअप चैलेंज वाले थे ना, उनको मैंने माइनस कर दिया इसमें से, क्योंकि फिर वो फेयर नहीं हो रहा था ना सीन, क्योंकि उनको एक बंदे को तो एक अमाउंट मिल चुकी है, फिर उसे वापस देना शायद शायद बेहतर नहीं होता, तो उन सबको मैंने माइनस कर दिया। इसमें सिर्फ प्योर वो बंदे हैं जिनको कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई मुझसे ना, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ। जिसका नाम है ना वो अपने जहन में नोट कर ले, क्लास ख़त्म होने के बाद मुझसे आकर जो है वो अपनी ये $20 की अमाउंट विच इज़ 6000 रुपीज़ वो मुझसे आकर रिसीव कर ले, ठीक है। तो ये नाम है वो अब्दुल रहमान आज़म। अच्छा जी, नाम मैं यहाँ पर सबको शेयर कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान आज़म, अब्दुल्ला शेख, आयशा महमूद, हम्माद हफीज़, कवल रफ़ीक, मैमूना मंसूर, मरियम खान, मोहम्मद अनस, मोहम्मद मंसूर इसहाक, मोहम्मद उमर अब्बासी, मोहम्मद साकिब ताहिर, सरवा तफरीम, सुफियान, सैयदा रुहाब, तहरीम अब्दुल्ला, उमैर मोहम्मद, उम्मे हबीबा, ज़ाहिर अकबर शाह और जरमीन अहमद। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, स्पेसिफिक दोस्त जिनका यहाँ पर नाम आया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास की असाइनमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट 4 असाइनमेंट टाइम पर सबमिट की थी, ठीक है। इसमें से मैंने चीज़ों को बिल्कुल फेयर रखा है। तो ये सब लोग जो है वो क्लास के लास्ट से मुझसे अपनी अमाउंट विच 6000 रुपीज़ ले जाएँ, और इस तरीके से जो है वो हमारे जो $1000 की रकम थी वो मुकम्मल हो गई। 31 को मैंने रफली सेंड कर दी है। ये एक है SEO मैट्रिक्स बॉट, ये इनका नंबर नहीं मिल रहा, ये अगर कोई यहाँ पर आया हुआ है आई भी है, शायद कोई लड़की है, तो वो मुझसे रब्ता कर लें। तो और ये लोग क्लास के लास्ट में जो है वो आकर मुझसे अपनी अमाउंट लेकर चले जाइएगा। तो अमाउंट जो है वो पूरी मैंने कर दी है, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, $1000 बनते हैं, $1000 हो गए, 1000 से ज़्यादा ही दिए हैं, 6-6 हज़ार रुपये दिए, तो वो $1000 से ज़्यादा की रकम ही बन रही है। अच्छा, इससे आप लोगों ने क्लॉड प्रो की सब्सक्रिप्शन लेनी है। क्लॉड प्रो की सब्सक्रिप्शन उन लोगों ने तो ले ली होगी जिनको मैंने अमाउंट सेंड कर दी थी, बाकी जिनको अभी दूंगा वो कर लीजिएगा, जिनके पास मौजूद है ऑलरेडी वो फिर बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सीन था। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं वेयर वी लेफ्ट ऑफ। 10 मिनट की ब्रेक ले लें, सुकून से गाने वाने सुन लें। मैं नमाज कौन पढ़ेगा, नमाज पढ़नी है भाई। तो चलें, 10 मिनट की ब्रेक है, पूरे 7:45 पर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मेरे पास जो है वो बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमारा नाम नहीं आ रहा, रोने वाले इमोजीज आ रहे हैं, वो खुद भी जो है वो रो रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, बात अल्टीमेटली यही है कि स्टार्टअप आप अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। $20 की कोई औकात नहीं है। $20 क्या है, कुछ भी नहीं है। मिनट में आएंगे, मिनट में जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करते रहें। नाम नहीं आए तो क्या हुआ, यू आर द रियल चैम्प। और इसी तरीके से जैसे अभी ये है असाइनमेंट्स की, मैंने आपको बताया कि ये स्टूडेंट जिन्होंने टॉप असाइनमेंट सबमिट की थी, अब ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने की तो है असाइनमेंट मुकम्मल, उनका नाम नहीं आया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होना ना होना, इससे जो है वो हम अल्टीमेटली चैम्पियन को डिसाइड नहीं करते। सर जिया में अक्सर औकात क्लास में कहते हैं कि जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स अक्सर औकात आप यूनी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर्स डिड नॉट डिफाइन योर लाइफ। नंबर्स नहीं बता सकते कि आपने ज़िंदगी में क्या किया है, क्या नहीं किया। अल्टीमेटली यू विल प्रूव जब आप जो है वो कुछ कर दिखाएंगे। तो मायूस किसी भी चीज़ के अंदर ना हो। मायूसी जो है वो शिर्क है, समझ रहे हैं, मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी क्लास से जो है वो बिलियनर्स भी बनेंगे इंशाल्लाह टाइम इट विल इंशाल्लाह। नॉट हैपन एक्सेप्ट ना ये कल होगा ना ये परसों होगा इट विल हैपन इन 10 ईयर इट विल हैपन इन 20 इट विल हैपन इन 30 इट विल हैपन इन 50 इंशाल्लाह ये है इंशाल्लाह कि जो चलते रहेंगे जो मुसलसल मार्केट की गैप्स को फुलफिल करते रहेंगे वो पैसा भी बनाएंगे वो इज्जत भी बनाएंगे वो दौलत भी बनाएंगे वो शोहरत भी बनाएंगे सब कुछ बनाएंगे दुनिया भी बनाएंगे आखिरत भी बनाएंगे तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है चलते रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें मुझे और सरनईम को दुआएं देते रहें और अपनी ख़ास नमाज़ों में याद किया करें अल्लाह के हुजूर जितना हो सके रो रो कर मांगें रातों को लेटे हुए बैठे हुए मोबाइल बंद कर दें थोड़ा सा अल्लाह के साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेंगे या अल्लाह ये मामला मेरे साथ क्यों हो रहे हैं सवाल पूछें अल्लाह से आप देखें फिर मामला आपके कैसे आसान होते हैं इट विल टेक टाइम बट थिंग्स विल बी इन द गुड स्टेट हर बंदे के साथ कोई ना कोई परेशानी है कोई ना कोई तकलीफ है कुछ भी हो सकता है एनीथिंग लाइक दैट बट जब आप अल्लाह से अपना राब्ता बेहतर अंदाज से कायम कर लेंगे दैन इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि चीज़ें आप सबके लिए बहुत बेहतर होंगी तो आई होप कि आप सब लोग नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे और ये अब जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो भी कर आएंगे असाइनमेंट इज़ वेरी सिंपल आप लोगों ने एक टू डू API बनानी है सारे CRUD ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना है और फॉर्म को फिल आउट कर देना है ठीक है और जिनका नाम नहीं आया तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फिर आ जाएगा ये चीज़ें तो चलती रहेंगी $20 $40 ये डिफ़ाइन थोड़ी करते हैं कि क्या है इंसान की अपनी वर्थ तो ये है बाकी अभी जो मैंने लिस्ट शेयर की थी 19 स्टूडेंट्स की वो अपना कार्ड लेकर आएँ GIC वाला ताकि फिर जो है वो उनका मामला क्लियर करें और फॉर्म फिल आउट कर दीजिएगा और आप सबसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एक चीज़ को ध्यान में रखें ये क्लास की यार वीडियोस क्लास की तस्वीरें शेयर कर दिया करें लिंक्डइन पर ट्विटर पर मुझे कुछ मिलता ही नहीं है देखने के लिए वो 2-3 बंदे होंगे यहाँ से जो शेयर करते होंगे बनाते तो सब हैं कुछ शेयर कर दिया करें ठीक है फिर इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है दुआ में याद रखिएगा इधर देख ले